नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2024। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। कल संडे था, संडे को अपनी क्लास नहीं होती, इसलिए आज की क्लास में अपन 10 और 11 नवंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे, इसके आसपास के जितने भी फैक्ट है वो सारी चीज़ें जानेंगे, और इसकी जो डिटेल पीडीएफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। तो डिटेल पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो अपन इस क्लास के अंत में चर्चा करते हैं। पहले अपन आज के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ग्रामीण विकास के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसने जीता है? कौन सा? तीसरे क्रम का कौन सा पुरस्कार रोहिणी नैयर पुरस्कार है, वो किसने जीता है? तो वो जीता है अनिल प्रधान ने। किसने जीता है? अनिल प्रधान ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अब बात इनको लेकर और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनिल प्रधान कहाँ के हैं? तो ये ओडिशा के हैं। उड़ीसा के हैं अनिल प्रधान। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, उसके बाद इंजीनियरिंग और शिक्षाविद हैं ये, ठीक है। तो इनके चलते इन्होंने ग्रामीण जो आधारित संरचनाएं हैं उन पर कार्य किया है, उन पर रिसर्च की है, उनके चलते इनको तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है उसमें क्या दिया जाता है? एक तो 10 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए तो नगद दिए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है, एक तो ट्रॉफी दी जाती है, और एक क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह दिया जाता है रोहिणी नैयर पुरस्कार में। 10 लाख रुपए नगद, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। तीसरे क्रम का ये रोहिणी नैयर पुरस्कार था जो अनिल प्रधान को दिया गया है। अनिल प्रधान कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं, एक इंजीनियर हैं, शिक्षाविद हैं, और इन्होंने शिक्षा के अंदर ग्रामीण जो आधारित संरचनाएं हैं उस पर फोकस करते हुए इंपॉर्टेंट कार्य किए थे, जिसके चलते इनको तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि सर प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं है, पिछले लगभग 45 दिन से मैं आपको लगातार करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत ही अच्छा हमें कंटेंट दे रहे हैं और इसके साथ में डेली क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा? प्रतिदिन सुबह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप हमें ना जब क्लास पूरी होती है तो जल्दी जल्दी से वापस रिवीजन करवा दिया करो उस क्लास का। बिल्कुल, आज करवा देंगे, आपको रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, उस पर काम करेगी हमारी टीम अगले ही दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इस पीडीएफ की मैं जो बता रहा था, इस पीडीएफ को लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिलेगी, महीने की 1 तारीख को जो पिछला महीने का जो करंट अफेयर वो मिल जाएगा। आपको अगर रेगुलर तौर पे लेना है कि हमें रेगुलर क्लास पूरी होते ही पीडीएफ मिल जाए, तो इसके लिए ये नंबर है 9887809083। इन पर आपको कॉल या मैसेज करके क्या बोलना है कि सर आप हमें डेली की डेली जो आपकी इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है डेली की, उसकी पीडीएफ आपको डेली भेजना है। हम डेली आपको मैसेज नहीं करेंगे, तो ये आपको क्या करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां आपके नंबर किसी को दिखेंगे नहीं, नंबर हाइड रहेंगे, और वहां पर ये क्लास की लिंक और पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा आप अगर इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट की स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक पटवार, टीचर, रीट, कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाता है इन्फ्यूजन नोट्स, ठीक है। गूगल पे जाना, सर्च करना infusionnotes.com, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को वहाँ पर सर्च करना, वहाँ पर नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के नोट्स मिलेंगे, उस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, एनसीईआरटी, आरबीएसई सभी स्टैंडर्ड बुक्स का सार भी वहाँ पर मिलेगा, पुराने पेपर्स भी मिल जाएंगे, सारा स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाएगा। infusion/notes के नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पर क्या मिलेगा, कोई भी अगर एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम डेट चेंज होती है, एग्जाम के फॉर्म क्लोज होने वाले होते हैं, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट एजुकेशन न्यूज है तो यहाँ पर मिल जाती है, और करंट अफेयर की समरी भी यहाँ पर हम डालते हैं। इसके अलावा पुराने पेपर्स के आंसर भी यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? यानी एक ऐसा देश है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अब इस पर ये जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश है,
ऑस्ट्रेलिया देश ने एक नया कानून तय किया जिसके अंदर आयु सीमा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछी जा सकती है, 16 वर्ष। अगर किसी बच्चे की उम्र या किसी लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है तो वो सोशल मीडिया यूज नहीं ले सकती है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रतिबंध का प्रस्ताव जारी किया है, ठीक है। इस साल जो ऑस्ट्रेलिया की संसद है उसके अंदर इस कानून को पेश किया गया है। अगर ये पारित भी हो जाता है तो इसको लागू होने में 12 महीने का समय लगेगा। कितना? 12 महीने का समय लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज, ठीक है, एंथनी है। एंथनी के नाम से आप याद रख लोगे या पूरा लिखूं? पूरा लिख दो सर, अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज है वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध प्रस्ताव को संसद के अंदर पेश कर दिया है और ये प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। पारित होने के बाद 12 महीने बाद इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी 12 महीने बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर आप 16 वर्ष से कम हो तो आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया का मतलब यही हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। इन पे आप मुजरा नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ तो आप वैसे भी लाइक शेयर कमेंट कहीं करते हो, वहाँ पे मुजरा ही होता है ज़्यादातर, तो आप मुजरा नहीं कर पाओगे वहाँ पर 16 साल से कम आयु के हो तो। अगला क्वेश्चन, इतिहास के सबसे युवा के रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। इसको के ऐसे भी लिखा जा सकता है, के रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं इतिहास के सबसे युवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तेजस तिवारी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो वर्तमान के अंदर तो कौन बने हैं? अनीस सरकार बने हैं। राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 4 है, अनीस सरकार है, वो सबसे युवा के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। इनसे पहले तेजस तिवारी थे। अब पूरा मैटर क्या अच्छे से समझा देता हूं। देखिए कोलकाता के हैं ये, कौन? अनीस सरकार। कोलकाता के जो अनीस सरकार हैं वो 3 वर्ष इनकी आयु है। कितनी आयु है इनकी? 3 ईयर ओल्ड है, 3 वर्ष के हैं अनीस सरकार और इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। क्या किए कि इतिहास के सबसे युवा के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। अनीस को ये उपलब्धि कब मिली थी? 1 नवंबर 2024 को मिली थी, यानी इस महीने की शुरुआत के अंदर मिली थी, जिसमें उन्होंने 1555, कितने याद रखना, एक इंपॉर्टेंट फिगर है भाई, 1555 क्या है? तो FIDE रेटिंग मिली है इसको। 1555 की FIDE रेटिंग मिली है। उसके बाद ये जो के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने सबसे युवा, 3 वर्ष इनकी आयु है, कोलकाता के हैं। ये उपलब्धि पहले तेजस तिवारी के नाम थी, ठीक है। तेजस तिवारी जो थे उनको 1555 की FIDE के रेटिंग कब मिली थी? जब ये 5 वर्ष के थे। अब इनसे छोटे 3 वर्ष के खिलाड़ी हैं अनीस सरकार, इनको ही मिल गई है। तो ये हैं इतिहास के सबसे युवा के रेटेड शतरंज खिलाड़ी। ध्यान रखना है, अनीस सरकार एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरा मैटर मैंने बता दिया है। 1555 FIDE की रेटिंग मिली है इनको और इनसे पहले 1555 FIDE की रेटिंग तेजस तिवारी को मिल चुकी थी, जो कि 5 वर्ष की आयु के अंदर इनको मिली थी। अब ये 3 वर्ष की आयु के अंदर अनीस सरकार को मिल गई है, कोलकाता के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितने भी फैक्ट है वो सारे जो अपनी डिटेल PDF आती है अपनी डेली करंट अफेयर की, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप इनको लेकर नो टेंशन रहिए। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 के, वापस यही आ गया क्या? रुको, अगर मैं कहूं अगर कोई भी इंडेक्स जारी होती है तो वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, ठीक है। इस पर अगर आपको अलग से क्लास चाहिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अक्टूबर 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल आती है, साल में एक बार आती है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब किसने जीता है? यूँ अगर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का जो खिताब है वो पहले भी सिंगापुर के नाम था और अब भी सिंगापुर के नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। अक्टूबर माह की जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई है उसके अंदर सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ठीक है। अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वह 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। कितने देशों में? 195 देशों में, बेशर्त आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पासपोर्ट पर जारी होने वाली रिपोर्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो पिछली बार भी सिंगापुर का था और इस बार भी सिंगापुर का है। इसके अलावा सेकंड स्थान पे कौन रहा है इसके अंदर? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन
5 देश है जो दूसरे स्थान पे रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? एक तो फ्रांस है, एक जर्मनी है। इन पांचों देशों को संयुक्त रूप से, पांचों देशों को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर देश आएगा उसको तीसरी रैंक नहीं मिलेगी, उसको सीधी 8वीं रैंक मिलेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही लगा देता हूं नंबर 5 तक, वैसे 2 से लगाना था। ये जो 5 देश हैं इनको संयुक्त रूप से सेकंड रैंक मिली है। किसमें मिली है सेकंड रैंक? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगर इन 5 देशों का किसी के पास पासपोर्ट है तो वो 192 देशों तक उसकी पहुंच बढ़ जाती है। कितनी? 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। दूसरा। तीसरा, अमेरिका के बारे में कई बार पूछा जा सकता है, अमेरिका को इस सूची के अंदर कौन सा रैंक मिला? तो मैं यहां लिख ही देता हूं, अमेरिका को 8वां रैंक मिला है। अमेरिका को 8th रैंक मिली है। अमेरिका का अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो वो 186 देशों के अंदर घूम सकता है। कितने? 186 देशों में। सर सब की बात कर ली, अब भारत की भी बात कर लेता हूं। भारत की भी बात, इंपॉर्टेंट तो यही है, एग्जाम के अंदर तो यही पूछा जाएगा भाई, भारत को रैंक कौन सी मिली है? भारत को 83 रैंक मिली है, ठीक है। 83वीं रैंक मिली है। भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हो? 58 देशों की। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर लिख दी है। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा नहीं, और ये सारी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, आप तो सीधी इसकी पीडीएफ ही उठा लेना, ठीक है। अक्टूबर 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई थी। फर्स्ट रैंक सिंगापुर को मिला है। सिंगापुर से 195 देशों में आप वीजा फ्री यात्रा कर सकते हो। सेकंड रैंक पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, 5 देश संयुक्त रूप से हैं। 192 देशों में यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को 8वां स्थान मिला है, 186 देशों में यात्रा कर सकते हैं। भारत को 83वां स्थान मिला है, 58 देशों के अंदर यात्रा कर सकते हैं भारत के पासपोर्ट से, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद किन 2 देशों के मध्य होता है? ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य होता है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, AUS ऑस्ट्रेलिया को शॉर्ट में लिखते हैं, और ये IND, ठीक है। तो दोनों देशों से शुरू होता है। ऑस्ट्रिया हिंद 2024 से वो कहां पर शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर सर कहां पर हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर पुणे के अंदर हुआ है। सर ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद, ये इसका कौन सा संस्करण है? एग्जाम में तो यही पूछा जाता है, तो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। 3रा संस्करण है। देखिए, जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं उसके अंदर एक तो उसका संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, किन 2 देशों के मध्य होता है, कहां पर हो रहा है, कौन कौन सी सेनाएं भाग ले रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण है, महाराष्ट्र पुणे के अंदर हुआ है, ठीक है। 8 नवंबर 2024 से ये शुरू हो गया है, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जो विदेशी प्रशिक्षण नोड है वहां पर ये शुरू हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये होने वाला है। भारत के 140 सैनिक हैं टोटल, और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के 120 सैनिक है, ये मिलकर इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, 3रा संस्करण है, महाराष्ट्र पुणे के अंदर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रा हिंद हो रहा है। 140 भारत के जो सैनिक है वो, और 120 ऑस्ट्रेलिया के सैनिक इसके अंदर भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार बार बार प्रयास कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत एक नई सुविधा भी चालू की है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है सरकार ने। कितने? 100 करोड़ रुपए का किया है, ठीक है। तो सरकार ने जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अनुसंधान एवं विकास R&D जो योजना चल रही है उसके तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है। इन केंद्रों का उद्देश्य क्या होगा? तो इनसे क्या होगा, तो वही आपको सब पता है, हरित हाइड्रोजन है उसके उत्पादन को बढ़ाना, भंडारण को बढ़ाना, इसके उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालीन रूप से कुछ नए नवाचार और ऊर्जा के लिए स्थिरता, आत्मनिर्भरता आदि मतलब कार्य करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये सब बोल वचन की बातें, 100 करोड़ रुपए आप ध्यान रखना। टाटा IPL 2025 की नीलामी के लिए कुल कितने खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार फिर बता रहा हूं मैं क्यों पूछा जा सकता है, इसके पीछे एक रीजन देता हूं। इस बार IPL की मेगा ऑक्शन हो रही है, ठीक है। जिन जिन खिलाड़ियों को रिटेन करना था उनको रिटेन कर लिया गया है, और इस बार लगभग सभी खिलाड़ी हैं वो वापस एक बार ऑक्शन में आए हैं, ठीक है। बड़ी ऑक्शन है, इस बार मेगा ऑक्शन हो रही है, तो उसके अंदर 1574 खिलाड़ियों ने टोटल भाग लिया है।
यानी 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि हम भाई टाटा आईपीएल खेलना चाहते हैं और कोई भी टीम हमें खरीद सकती है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कुछ अपनी बेस प्राइस भी दी है, वो बातें नहीं करनी अपन को, मैं बता देता हूँ। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेदा के अंदर आईपीएल 2025 की नीलामी होगी। टोटल 1574 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसके अंदर 1165 खिलाड़ी तो भारतीय होंगे। थोड़ा आपको डिटेल में ही समझा देता हूं, कई बार क्या एग्जाम में आ जाता है, फिर आप कहोगे कि सर आपने तो सही नहीं पढ़ाया। 409 विदेशी खिलाड़ी हैं। ऑक्शन की डेट आप याद रखना क्या है, 24 और 25 नवंबर। जगह याद रखना, सऊदी अरब के जेदा के अंदर आईपीएल 2025 की नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, ठीक है, जिसमें 1574 टोटल खिलाड़ी होंगे, 1165 भारतीय होंगे, 409 विदेशी खिलाड़ी होंगे। इसके अंदर 320 कैप्ड खिलाड़ी होंगे। अब कैप्ड खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने देश का प्रतिनिधित्व या अपने देश की तरफ से खेल चुके हैं, वो कैप्ड खिलाड़ी होते हैं। 320 तो कैप्ड खिलाड़ी होंगे। ऐसा नहीं है, अगर कोई खिलाड़ी अगर अपने देश के लिए खेलता है और उसने अगर रिटायरमेंट ले लिया तो फिर वो अनकैप्ड में चला जाता है, ठीक है। 320 कैप्ड खिलाड़ी होंगे, 1224 जो होंगे वो अनकैप्ड खिलाड़ी होंगे, और 30 क्या होंगे, एसोसिएट जो नेशन है उनके खिलाड़ी होंगे, जिनके यानी इंटरनेशनल टीमें भी नहीं है। 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके देशों के इंटरनेशनल टीमें भी नहीं है, लेकिन वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी स्लॉट की बात करें तो 204 स्लॉट उपलब्ध है, यानी सभी जो आईपीएल की फ्रेंचाइज टीमें हैं, जैसे मुंबई इंडियंस हो गई, चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो गई, आरसीबी हो गई, उन सब के पास टोटल मिलाकर 204 खिलाड़ियों की आवश्यकता है, उनको 204 स्लॉट खाली है, ठीक है। और 1575 खिलाड़ी हैं, वो दौड़ का हिस्सा है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका के सबसे अधिक खिलाड़ी है 91 में, ऑस्ट्रेलिया के 76 खिलाड़ी है, इंग्लैंड के 52 खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के 39 खिलाड़ी इसके अंदर शामिल है। सारे फैक्ट आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहां लगाई गई है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, फिर तो करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है कि सर ये डिजिटल जनसंख्या घड़ी क्या हो सकती है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का मतलब है मुंबई के अंदर, सॉरी बेंगलोर के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। बेंगलोर के अंदर एक घड़ी लगाई गई है, डिजिटल घड़ी है, एनालॉग घड़ी नहीं है, डिजिटल घड़ी है, जिसमें अंक आते हैं। 8 नवंबर को ये घड़ी लगाई गई है, ठीक है सर। इस घड़ी में क्या होगा, इस घड़ी के अंदर कर्नाटक की जनसंख्या तो 1 मिनट 10 सेकंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। और भारत की जनसंख्या प्रति 2 सेकंड अपडेट होगी, ठीक है, ये अपडेट होगी, 1 मिनट है ये, ठीक है। 1 मिनट 10 सेकंड के बाद में जो कर्नाटक की जनसंख्या में क्या चेंजमेंट आया उसको अपडेट किया जाएगा। प्रत्येक 2 सेकंड के बाद में भारत की जनसंख्या में क्या बदलाव आएगा उस घड़ी पर लगातार चलता रहेगा, ठीक है। ऐसी घड़ी लगी है बेंगलुरु के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसको लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में लोगों को जागरूक करना, जनसंख्या वृद्धि पर जो भी रिसर्च हो रही है उसके लिए डेटा प्रोवाइड करवाना, इस घड़ी का मुख्य उद्देश्य होगा, बेंगलुरु के अंदर लगी है। ये था भाई 10 और 11 नवंबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल है और प्रतिदिन सर की क्लास आ रही है, तो अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, उससे प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।